जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस चैनल पर, जहां आप लोग प्रतिदिन तैयारी करते हैं। बिहार पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट लगातार आ रहे हैं, तो बिहार पुलिस की वैकेंसी में बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग पूरे एफर्ट लगा के तैयारी कीजिए। हमारा किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपको इधर 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसमें रुक्मिणी का 30 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। एडुटेरिया का साथ में चल रहा है, तो आपके लिए जितना संभव है वो हम जरूर करेंगे। साथ ही बहुत जल्दी हम आपके लिए आज पब्लिकेशन का एक आता है, वो भी 4100 प्रश्न वाला, उसमें से भी अलग अलग टॉपिक है, उसका भी लेके आएंगे। तो हमारा अभी ये देख लेते हैं जो इसका जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, साथ में इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी किरण का चल रहा है। तो सभी को जरूर आप ध्यान से देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हो, क्योंकि आज जो देखिए एग्जाम हुआ है आपको, टीचर वाला जो हुआ है, बहुत ही देखिए कितना टफ उसका पेपर पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना ऊंचा चला गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको बहुत गहराई से पढ़ें, ये अच्छा रहेगा। तो हमारा जो है पिछला जो 10 प्रैक्टिस सेट है किरण पब्लिकेशन का हो चुका है। चलिए आज 11वां प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो 11वें प्रैक्टिस सेट का जो पहला सवाल है उसे देख लेते हैं कि विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें कल्पित हो जाएगा। कल्पित का जो है यहाँ पे स्वप्निल नहीं होगा, इसका जो विलोम शब्द होगा यथार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वाजी और जो सिंह है ये पर्यायवाची नहीं है, वाजी का अर्थ आपको घोड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेश सो रहा था, तो इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। काल उसे हम लोग कहते हैं, जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय जाना जाता है उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें पीताम्बर शब्द से आपको बहुव्रीहि समास में जो है दोनों पद के अतिरिक्त अन्य प्रधान हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जो है युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्ता कर्त्री जो है इसमें गलत है आपको, कर्ता का स्त्रीलिंग कर्ती होता है, न कि कर्त्री। अगला प्रश्न देखेंगे, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि उत्थान शब्द का विलोम बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसका जो विपरार्थक होता है, जैसे कि उल्टा होता है, उत्थान का हो गया उन्नति होता है, और विलोम का इसका होगा पतन हो जाएगा, नीचे की ओर जाना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें, अर्थात इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 नंबर। कृपया सुनिए, निकटतम डाकघर कहाँ है। अगला प्रश्न देखिए कि बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये आपको लखनऊ घराने से हो जाएगा। और बिरजू महाराज जो है आपको ये कथक के बहुत प्रसिद्ध नृत्यकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना की व्याख्या हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लालसा, वासना और प्रेम हो जाएगा। तो ये जो है आपको 9th क्लास के लेसन से लिया गया है, ग्राम गीत का मर्म पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक के द्वारा कहा गया है, जैसे जीवन का आरंभ बचपन से होता है, वैसे ही कला गीत का प्रारंभ जो है ग्राम गीत से होता है, क्योंकि ग्राम गीतों में जीवन की शुद्धता एवं भावों की सरलता का मार्मिक वर्णन मिलता है। ग्राम गीत के माध्यम से ही मनुष्य की लालसा, वासना, प्रेम, वीरता, क्रोध एवं कर्तव्य की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। ये जो है आपको, ये भी आपको क्लास 10th के जो है शिक्षा और संस्कृति जो आपको लेसन है उसमें पाठ से लिया गया है।
जिसमें आपको भारतीय संस्कृति के विभिन्न जो है संस्कृतियों के सामंजस्य का जो प्रतीक बताया गया है उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो इंग्लिश का है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज। द ड्रॉ द लाइन, तो इस टू ड्रॉ द लाइन, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टू सेट लिमिट्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण अर्थात ट्रांसलेशन इसमें करना है। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमिट्स, एवन फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। अगला प्रश्न देखेंगे, एनिमीज है वहाँ पे, एनिमी का मतलब दुश्मन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एम यूज्ड टू स्पीकिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, एंटोनिम जो एंटोनॉमी फॉर इग्नोर का क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक्नॉलेज। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक्स द आंसर इज, क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर आपका नो मिस्टेक्स है तो चौथा नंबर नो एरर देना है, तो इसमें नन कोड आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डैम्प एज यूज्ड इन द पोएम, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ड्राई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एसिड्यूस एज यूज्ड इन द चैप्टर, तो इस प्रश्न का जो सही है, जो आपको हेडिंग वाला है, इसमें थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा अपने से भी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं थोड़ा सा आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, लेजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है, तो किस में, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सरकार का जो समाजवादी प्रकार होता है, सरकार का जो समाजवाद होता है सामाजिक संगठन का एक सिद्धांत या प्रणाली है जो इस बात का समर्थन करता है कि पूंजी, भूमि इत्यादि उत्पादन के साधनों और वितरण पर पूरे समाज का स्वामित्व और नियंत्रण रहे। हालांकि वास्तविक अर्थों में बहुत से देशों में यह प्रणाली असफल रही है। पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में जो है समाजवाद के दौरान संपत्ति गिने चुने लोगों के बीच केंद्रित हो जाती है, जबकि आबादी का एक बड़ा भाग जो है आपको गरीब रह जाता है वहाँ पे और बेरोजगार रह जाता है। इसके अलावा जो है आपको समाजवादी सरकारें अंततः जो निरंकुश सरकार के रूप में परिणत हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोक लेखा समिति। तो इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो लोक लेखा समिति जो है इसका जो है आपको ये मित्र के रूप में, दार्शनिक और इसके लिए एक सलाहकार के रूप में, जैसे इसका ये होता है कि जब लेखा परीक्षक रिपोर्ट लेखा परीक्षक नियंत्रक द्वारा जो अनुमोदित हो जाने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के समक्ष संसद या राज्य की विधानसभा में पेश की जा सकती है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति होती है पीएससी, लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जांच करती है और इस कार्य में जो है आपको सीएजी एक मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक की भांति पीएससी का मार्गदर्शन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विधि द्वारा। जॉन लॉक के अनुसार आज़ादी मानव के अधिकारों में शामिल एक प्रमुख अधिकार है। आज़ादी का अधिकार पृथ्वी पर किसी भी सर्वश्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया जाने वाला अधिकार है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार को समाज में अन्य व्यक्तियों की असुविधा को देखते हुए
कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि आधुनिक कानून केवल सीमित रूप से आज़ादी के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1985 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अर्थात जो 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय वकील थे जिनके द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, और इनके द्वारा जो है 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन में उन्होंने राजनीतिक आज़ादी को के जो आग्रह को प्रभावकारी तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने पेश न कर सकने के कारण पार्टी की तीव्र निंदा की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा जो है सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समिति हो जाएगा। ऋग्वेद में कई जनजातीय जो सभा जैसे कि सभा, समिति, विदथ और गण को सैन्य और धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लेने का उल्लेख किया गया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसमें जो है सभा और समिति महत्वपूर्ण है। हमें जनजातीय सभा है जिसे समिति कहा गया है के द्वारा जनजातीय प्रमुख के चयन का भी साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर में पुनः समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1932। गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच जो है जो पूना पैक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आपको 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था। और ब्रिटिश भारत में जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड को रद्द कराने और राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारत में जो है आपको गांधी जी का जो फेमस आंदोलन सब रहा है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और चौरा चौरी से रिलेटेड, और भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, और इनसे संबंधित प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड बहुत बार पूछे गए हैं। उसके अलावा जैसे उन्होंने कांग्रेस में की जो एक बार अध्यक्षता की, बेलगांव अधिवेशन की, फिर लखनऊ में उन्होंने भाग लिया, फिर चंपारण गए, तो ये सब जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन से पूछे जाते हैं। तो एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब यहाँ बात रही कि ये दांडी मार्च किसका हिस्सा था, तो ये 1930 में हुआ, तो उस समय असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जिसे नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से अहिंसात्मक और के ढंग से जो है औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नमक तोड़ो कानून का अभियान था। यह समूचे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है आरंभ होने का संकेत था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोई उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह मौलिक अधिकारों का पालन कराने के लिए संविधान के भाग 3 की धारा 32 के अंतर्गत जो है रिट अर्थात परमादेश जारी कर सकता है। इसी प्रकार जो है भारत में जो हाई कोर्ट को संविधान के जो भाग 3 की धारा 226 के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का पालन कराने हेतु आप भी ये रिट या परमादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। जनसांख्यिकी और पर्यावरण विज्ञान के अनुसार एक निश्चित समय में व्यक्तियों की संख्या में लगातार होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हालांकि जन्म तथा मृत्यु दर ऐसे कारक होते हैं जो जनसंख्या में बदलाव का कारण बनते हैं। जनसंख्या में हुई वास्तविक वृद्धि को वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए जो है जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर अगर आपको निकालना हो तो सामान्य जन्म दर और माइनस सामान्य मृत्यु दर करने पर जनसंख्या का जो है वृद्धि दर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1960 के दशक में
जब 1947 में पाकिस्तान ने भारत से आज़ादी प्राप्त की तो दक्षिणी बंदरगाह शहर रांची जो कराची है उनको उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय राजधानी बनाया और 1960 के दशक में जो है इस्लामाबाद को उन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दिया। कराची देश के दक्षिणी छोर के अंतिम सिरे पर स्थित है, जिससे इस पर अरब सागर से आसानी से हमला बोला जा सकता था। इसके अलावा जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में स्थित सेना मुख्यालय और उत्तर में कश्मीर के निकट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन, फलों की शराब और शैंपेन के लिए जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अंगूर के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे उचित तापमान, आर्द्रता तथा सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विनिमय किसके दौरान होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्थूल पट्ट हो जाएगा कि ये जो है आपको क्रोमोजोम जब क्रॉस ओवर ये होता है आपकी क्रॉस ओवर हेमोलोगस और क्रोमोजोम के बीच जो जेनेटिक पदार्थों का विनिमय है जिससे आपको रिकम्बिनेट क्रोमोजोम तैयार होता है। यह आपको जेनेटिक रिकम्बिनेशन की अंतिम अवस्था है जो मियोसिस की प्रोफेज 1 के दौरान होती है। इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यास नदी पर। मांडी सिंचाई परियोजना या पंडोह बांध जो है आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में व्यास नदी पर स्थित एक तटबंध बांध है। व्यास परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण आपको 1977 में पूरा हुआ था। रन ऑफ द रिवर पावर स्कीम के एक भाग के रूप में 38 किलोमीटर लंबी सुरंग और चैनल प्रणाली के माध्यम से व्यास नदी के जल को दक्षिण पश्चिम की ओर इसमें मोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रुमावशेष जो स्लैश है और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। पूरे जो मैसो अमेरिका है अर्थात सेंट्रल साउथ ईस्टर्न मैक्सिको में है, मैक्सिको में, और उत्तरी अमेरिका जहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण प्री हिस्पैनिक जो सभ्यता फली फूली थी में फसल उगाने की एक पद्धति मिल्पा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय हो जाएगा। आपको इसमें जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है आपको ग्रीन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी जिम्मेवारी पूरे देश में इन्वायरमेंटल तथा फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को बनाना, प्रोत्साहित करना, चलाना तथा इसे लागू करना है। इसका मुख्य कार्य जो है भारत के फ्लोरा तथा फाना का सर्वेक्षण तथा संरक्षण करना है, प्रदूषण को रोकना, संरक्षित करना, वृक्षारोपण करना इत्यादि इनका जो भी रिलेटेड काम है। अगला प्रश्न देखेंगे। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन और अमेरिका के बीच 1970 के दशक के बीच तल्खी को कम करने के लिए जो है अहम भूमिका निभाने वाले जो है चीन के टेबल टेनिस खिलाड़ी जुआंग डुंग का 73 वर्ष की उम्र में हाल ही में देहांत हो गया है। उनके द्वारा उठाए गए कदमों को पिंग पोंग डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। जुआंग ने 1971 में जापान में हुए एक मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी ग्लेन कॉन को एक जो सिल्क की पेंटिंग भेंट की थी, जिसके बाद हुए घटनाक्रम में अमेरिका की टीम ने उसी वर्ष चीन का दौरा किया था। इस घटना ने चीन अमेरिका संबंध में सुधार लाया। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन की यात्रा पर गए थे, तो इसलिए जो है पिंग पोंग कूटनीति का संबंध आपको चीन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी घरेलू स्तर पर खेले जाने वाले जो प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसे जो है भारत में क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का जो है प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है। प्रतियोगिता का यह नाम इंग्लैंड और सक्सेस क्रिकेटर कुमार श्री रंजीत सिंह जी जो है इनका नवागढ़ के जो जाम साहिब के नाम पर रखा गया है।
प्रथम रणजी टूर्नामेंट 1934 में आयोजित किया गया था। जो वर्तमान में आपको कर्नाटक जो है इसका रणजी चैंपियन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धारवार भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोहतास हो जाएगा। धारवाड़ चट्टानें बिहार के दक्षिणी पूर्व भाग में मुंगेर, जमुई और नवादा जिलों को कवर करते हुए पाया जाता है। विंध्यन चट्टानें जो है बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग, कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान को संक्षिप्त रूप में CSIRCFTRI के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत में जो है इसकी जो स्थापित 40 अंतर्राष्ट्रीय जो अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से यह एक है। इसकी स्थापना आपको औद्योगिक अनुसंधान और वैज्ञानिक परिषद के संरक्षण में की गई है और इसकी स्थापना जो है कर्नाटक के प्रमुख शहर मैसूर में आपको 1950 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाद्य फसलों में ये फसल शामिल है? तो इस प्रश्न का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेलहन। तो इसमें जो है आपको खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य होता है कि कृषि उत्पादकों में से जिसका प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। खाद्यान्न फसलों के ये उदाहरण आते हैं, जैसे आपको अनाजों में गेहूं, चावल, मक्का, दालें, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी हो जाएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो गोदावरी हमारा सबसे लंबी हो जाएगा, जिसकी लंबाई आपको लगभग 1450 किलोमीटर है। इसके बाद जो है कृष्णा नदी, वो लगभग 1300 किलोमीटर का स्थान आता है। गंगा के बाद जो है गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो इसमें से 3 सही है, 1 गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको यही हो जाएगा, सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसमें जो है आपको भारतीय मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक और तथा वैज्ञानिक जो संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपको 1875 ईस्वी में की थी। 1857 की भारत की महान क्रांति के दौरान वे ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में रहे तथा उन्होंने यूरोपीय नागरिकों के जान बचाने में अपना योगदान दिया। क्रांति के बाद उन्होंने भारतीय सैन्य क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए एक पुस्तिका जो है प्रकाशित की थी और इस पुस्तक में उन्होंने आपको साहस का परिचय देते हुए सैन्य क्रांति के लिए ब्रिटिश सरकार को जिम्मेवार मानते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में मतदान की आयु क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए जो है मतदाता की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। वयस्क होने की जो आयु है 21 वर्ष तथा स्त्री की 18 वर्ष है। और आपको अगर ये पूछा जाए तो ये जो है हमारा जो 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दिया गया, ये हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में किया गया है, जो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर इस बारे में और कुछ डिटेल जानते हैं तो वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। महाकाव्य महाभारत रचा गया कब? तो किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वेद व्यास के द्वारा। महाकाव्य की जो रचना है वेद व्यास जी के द्वारा की गई। इस महाकाव्य का एक खंड श्रीमद् भगवत गीता है, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें हिंदुओं के नैतिक विधि निषेधों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का कूटवाचन नहीं किया गया है, जिसे अभिलक्षित भी नहीं किया जा सका क्योंकि यह लिपि भाव चित्रात्मक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद थे और ये जो है आपको सिकंदर के समकालीन थे और इसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की।
अगला प्रश्न देखेंगे, सुश्रुत थे क्या थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान चिकित्सक थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। ये शल्य चिकित्सक के बहुत बड़े जानकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 अकबर हो जाएगा। राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध किया था। हालांकि इसमें इनकी हार हो जाती है और अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी किस मुगल शासक के विरुद्ध लड़े थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, औरंगजेब। शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्थाई अधिवास संबंधित है किससे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अस्थाई अधिवास अर्थात अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रक्रिया है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और इनका कार्यकाल आपको 1947 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दांडी कूच संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नमक से। अभी हमने देखा है ऊपर में कि जो गांधी जी के द्वारा जो 100वीं अवज्ञा आंदोलन का यह पार्ट रहा था और स्वतंत्रता के समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड ये जो है इनके समय जो है लॉर्ड इरविन के समय में इनसे जो कुछ मांगे रखी गई थी जिन्हें अस्वीकार करने के बाद इनके द्वारा दांडी मार्च जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर की दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किए और लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक वहां बनाया और नमक कानून को तोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रंगून। अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे उनको 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में जब इसको दबा दिया जाता है तो इनको पूरा तरह से इनको उत्तरदायी मान के इनको निर्वासित कर दिया जाता है रंगून। और जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है तो शायद इनके ये एक पहले कैसे मुगल बादशाह हुए जिनका कि अपना जो भूमि भी इनको नसीब नहीं हुआ। इनके जो इनका जो जहाँ पे दफनाया गया वहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा शासक रहा जिनको कि अपने यहाँ की जमीन भी इसे नसीब नहीं हुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोपला बगावत हुई थी कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केरल में। ये जो है आपको अगस्त 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार जिले में जो है मोपला किसानों का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना था जिसके कारण से ये विरोध हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही सभी बच्चे जानते होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में ये जो है वास्को डी गामा अपने 90 दिन की जो समुद्री यात्रा करने के बाद वास्को डी गामा कालीकट समुद्र तट पर वह उतरे और पहला पुर्तगाली थे जो भारत आया। हालांकि इनसे पहले जो है आपको बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा जो रास्ता का अनुसरण करके वह केप ऑफ गुड होप से वहाँ से जो अब्दुल मनीद की सहायता से यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे कि बिहार के राजगीर में स्थित गिरिध कूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फाहियान के बारे में दिया गया है। राजगीर बिहार का प्राचीनतम ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल है। इस स्थल को महाभारत काल में मगध के शासक जो है जरासंध की राजधानी के रूप में जाना जाता था और महात्मा जो बुद्ध थे यहीं पर निवास करते थे। इसी राजगीर के जो है
गृथकुट पर्वत जो है आपको यहाँ पर जो है हड़यक वंश के शासक बिंबिसार को दीक्षा दी गई थी। इसी गृध्रकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय चीनी यात्री फहियान रो पड़े थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के ओदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ जो बिहार का नष्ट कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के द्वारा। तो ये जो है आपको प्राचीन काल में जो है हमारा बिहार का जो विश्व प्रसिद्ध ये विद्या का केंद्र रहा था। यहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र रहे थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त जी के द्वारा गुप्त काल में की गई थी। विक्रमशिला और ओदंतपुरी की स्थापना जो है पाल शासक के द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, और जिसका जो नष्ट है आपको इसको नष्ट किया गया था आपको बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाया जाता है? मीना दिवस कब मनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस दिन जो है 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के बालिका अधिकार कन्वेंशन मनाया गया था। तो ये जो है हमारा 13 नवंबर को जो है यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ का बालिका अधिकार कन्वेंशन मनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंग क्षेत्र में। मंजूषा चित्र शैली अंग क्षेत्र में लोकप्रिय है और मंजूषा जो है लकड़ी की बनाई जाती है और इसी पर भागलपुर क्षेत्र की बिहुला विषहरी से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। इस शैली में पुरुष या महिला को बायां पक्ष ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। 1972 में उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इनकी पहली रचना जो है प्राणभंग थी और अन्य रचना जैसे कि रेणुका तथा हुंकार इत्यादि है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो है मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और ये जो है आपको 1995 में WTO की स्थापना के बाद सेंटर विलियम रैपर्ड भवन जो है WTO सचिवालय का मुख्यालय रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरयू नदी। सरयू जो है घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। यह भारत के उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के पास से निकलती है और भारत नेपाल सीमा पर पंचेश्वर में शारदा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी जिसे हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं, यह जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चर्मकारों की स्थिति सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घासीदास जी के द्वारा। सतनामी आंदोलन की जो स्थापना आपको 1820 ईस्वी में घासीदास जी के द्वारा मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शुरू की गई थी और उनका सतनाम पंथ अर्थात सच्चे नाम का जो पद था, बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी जो चमार समुदाय के एक धार्मिक और सामाजिक जो पहचान प्रदान करने में सफल रहा था। घासीदास को हिंदू देवताओं की छवियों जो इनका जो चित्र होता है को कूड़े के ढेर में फेंकने के लिए भी याद किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कामरूप। अंग, मगध, कौशल, काशी, वज्जी, मल्ल, छेदी इत्यादि जो है आपको और सभी जो है गांधार, कंबोज, असमक ये सब आपको महाजनपद में शामिल थे। ये कामरूप ये असम का प्राचीन नाम है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिक्किम में। माउंट सिनिओल्चू जो है सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। यह कंचनजंगा से सटी हरी झील के पास स्थित है जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है।
अगला प्रश्न देखेंगे, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क हो जाएगा। अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक और कवि थे जो कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा जो है बुद्ध चरित्र में महायान जो है बौद्ध धर्म की जटिल अवधारणाओं की व्याख्या की गई है। कनिष्क प्रथम के दरबार में अन्य महान जो विद्वान थे आपको नागार्जुन और संघराक्ष, मठरा, वसुमित्र, चरक और अगिस्सला इत्यादि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मैथन हो जाएगा। मैथन बांध आपको झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है। यह झारखंड में धनबाद के पास मैथन में स्थित है और यह विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ब्लैक होल स्मारक पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में उस स्थान पर स्थित है जहां 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर जो है कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों ने युद्ध में बंदी बनाए गए ब्रिटिश कैदियों को रखा था, और इससे क्या हुआ था कि 123 कैदियों की दम घुटने से और अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु हो गई थी, और 123 अंग्रेजों के सम्मान में 1760 में हॉलवेल के द्वारा एक स्मारक बनवाया गया था, और 1902 में वायसराय कर्जन के द्वारा स्मारक को फिर से बनवाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुंडारी नृत्य। चौथी जो हमारा ये जो है आपको मुंडारी नृत्य जो है झारखंड की मुंडा समुदाय की एक बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य महिला केंद्रित और मुंडारी नृत्य जो स्थानीय लोगों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों के साथ होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो संविधान का चौथा अनुसूची है इसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है राज्यों की परिषद अर्थात जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व वाली सीटों की संख्या शामिल है। अगला प्रश्न देख लेंगे, साइंस का ये प्रश्न है कि एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर घूम रही है, आधे वृत्तीय पथ के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2r। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपर्युक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें कि पादप और सूक्ष्मजीव डैश की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। तो पौधे जो है हमारा सूरज के प्रकाश को भोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने वाले वायु का स्रोत है जिसे हम श्वास द्वारा ग्रहण करते हैं। सूक्ष्मजीव जैसे शैवाल, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, फफूंदी इत्यादि जो है कार्बनिक पदार्थों को पादप पोषकों में परिवर्तित करते हैं जिसे पौधों द्वारा पचा लिया जाता है। इस प्रकार पौधे और सूक्ष्मजीव दोनों वायु की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने का जो है के लिए जो है दोनों मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी 2 kg मात्रा की किसी वस्तु को अपने ओर किस बल से आकर्षित करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 19.6 न्यूटन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नांकित चित्र के अनुसार परमाणु की संयोजकता क्या होगी? अर्थात इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में जान जाएंगे तो आपको संयोजकता भी मिल जाएगी। जैसे कि देखिए इसमें बाहरी जो कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 और अंदर में आपको 3 अर्थात 10 हो गया। तो 10 जो है आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना है 2 और 7 9 7 हाँ 2 इसमें और 1 जो है बीच में है, और बाहर में आपको देखिए 3 4 7 और 3 10 है। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -1 हो जाएगा। इसका जो बाह्यतम जो कक्षा है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे कि इसमें 7 है तो रूल है कि आपको जो बाहरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो जाएगा 2 8 8 18 18 32 इस जो प्रोसेस है हमारा उसको पूरा कर लेगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, 4 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 10 ओम का है, एक वर्ग के रूप में संयोजित है, कोनों ए एवं सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 10 ओम। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सामान्यतः पदार्थ की भौतिक जो पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोलाइडल हो जाएगा। इसमें जो भौतिक विज्ञान में पदार्थ की अवस्था विभिन्न रूपों में एक है जिसे पदार्थ ग्रहण करता है। दैनिक जीवन में पदार्थ की 4 अवस्थाएं जैसे कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा को देखा जा सकता है। कोलाइडल जो है अवस्था को पदार्थ की अवस्था नहीं माना जाता है। यह प्रकीर्ण समूह का एक प्रकार है, अर्थात यह वह अवस्था है जिसमें यह अधिकांश मामले में छोटे अविलेय प्रकीर्ण कणों के माध्यम से द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े में स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, इसमें हालांकि ऑक्जेलिक अम्ल होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, इसमें 4 दिया है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से ये ऑक्जेलिक एसिड इसमें होना चाहिए आंसर 1 नंबर। इसमें 4 नंबर आंसर दिया है। आप लोग भी इसमें कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ऑक्जेलिक एसिड का जो है यूज सफाई तथा विरंजक में किया जाता है और इसका ये सब दाग हटाने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे जो है बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। जैसे कि देखेंगे आपके CH4, CH2H, जैसे कि चीनी का, बेंजीन का, या जो भी फार्मूला है आपको C और H की उसमें बहुलता रहती है, तो ज़्यादातर फार्मूले इसी से तैयार किए जाते हैं यह यौगिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः किससे मरते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिरोसिस से हो जाएगा। भारी मात्रा में जो अल्कोहल पीने वाले लोग होते हैं इसका जो है सिरोसिस होता है, ये लीवर की बीमारी होती है। अगला प्रश्न देख लेंगे, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटात्मक जो एशिया का शीर्ष परभक्षी क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ढोल हो जाएगा। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी ढोल होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, RMS मान। ये जो है आपको एसी परिपथों में एसी वोल्ट मीटर वोल्टेज या विद्युत धारा का RMS जो होता है, इसका मीनिंग होता है कि रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू मान प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है किस चीज में? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उसके आयाम में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित हो जाता है तो उसके जो है आयाम में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहाँ रखा जाएगा या कहाँ पाएंगे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अर्थात ग्रुप 18 में जो होता है, जैसे कि हीलियम का 2 है, उसके बाद हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन है, तो 10 वाले आपको वहीं पे रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उसका कितना उत्प्लावन बल होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लकड़ी के भार से कम हो जाएगा। लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर जो है उस लकड़ी का भार से कम होता है उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न देखेंगे, 20 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के उत्तल ताल को 10 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के अवतल ताल के नज़दीक संपर्क में लाया जाता है, परिणामी संयोजन की शक्ति क्या हो जाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 -5 डायोप्टर। यहाँ पर डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक धातु M एक अम्ल से निम्न समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको हो जाएगा वह है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें एक मिनट, ये 2M+6H आयन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इसमें क्या होता है कि जो जो बायोटिक्स होता है, जिसे प्रतिजैविक कहते हैं, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। हालांकि यहाँ पे जीवाणु दे दिया गया है, रोगाणुओं की वृद्धि को रोकना होगा। ये जो है हमारा एंटीबायोटिक का सुनते होंगे, किसी का कोई बीमार होता है तो उसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो वो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। और इसमें जो है ये प्रतिजैविक जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्रायः मृतजीवी कवकों अर्थात फफूंदी से प्राप्त होते हैं, और इन पदार्थों में जीवाणुओं को समाप्त करने की अधिक क्षमता होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं, ठीक है, रोगाणुओं की वृद्धि को या फिर जीवाणुओं को समाप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ब्लड प्लेटलेट्स जो है आपको रक्त प्लेटलेट्स, इसका निर्माण जो है आपको अस्थि मज्जा में जो बोन मैरो में होता है, और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, और इसकी मृत्यु आपको प्लीहा में स्प्लीन में हो जाती है, और इसका मुख्य कार्य आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु हो जाएगा। बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई जीवाणु जो दूध में पाए जाते हैं, ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये मैथ के सवाल हैं। तो कुल मिला के अब जो है ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त होता है। और अगले प्रैक्टिस सेट को बताने से पहले आपको बताएं कि अभी जो है मार्केट में बहुत सारे सेट अवेलेबल हैं, तो आप सारे प्रैक्टिस सेट को देखने से बेहतर है कि एक प्रैक्टिस सेट को बराबर आप रिवीजन करें। तो उस प्रैक्टिस सेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जैसे कि रुक्मिणी, किरण और एडुटेरिया और जो भी आएंगे वो इनसे थोड़ा सा डाउन ही होगा। डाउन मीन्स उसका जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा डाउन ही होगा। तो आप प्रयास कीजिए कि इन तीनों का जो है बार बार आप अभ्यास करें। और जो मार्केट में जब तक कि एग्ज़ाम आपका ना हो जाता है, तो जो भी मार्केट में अवेलेबल है हम प्रयास करेंगे कि आपको सारे का आपको करवाया जाए। तो आप उसकी चिंता छोड़ के चुपचाप तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए एक सेट को आप बार बार कंटिन्यू देखने का। इससे आपको क्या होगा कि अभी जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका अगर आप प्रश्न देखे होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना प्रश्न का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। तो आपको खुद से तैयारी करनी ही होगी और बार बार पढ़ना होगा, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। हम प्रयास ऐसे करते भी हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन को जो जीके में हिस्ट्री है और पॉलिटी वगैरह वाला मैटर है, तो उसको तो हम आपको कोशिश करते हैं कि कहानी के माध्यम से बता देने का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।